प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं का ख्याल है कि बजट के हवाले से उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया, और पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने इस बात का भी इजहार किया है, वो ये समझते हैं कि हद तक के इज्जत बिल पर भी उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। और पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने यह भी कहा है कि जो ऑर्डिनेंस आए हैं दो, जिन्हें यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जारी किया है बतौर कायम मकाम सदर के, वो उनसे भी इत्तफाक नहीं करते। लेकिन पीपल्स पार्टी की बतौर पार्टी असल में पॉलिसी क्या है इन तीनों मामलात पर, और कुछ और चीज़ें भी हैं जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ कमर जमान कायरा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, खुशामदीद। कायरा साहब, क्या बजट के मामले पर पीपल्स पार्टी को हुकूमत ने एतमाद में लिया है? मैं पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं हूं और बजट पार्लिमानी पार्टी के साथ शेयर होता है। जब बजट तजावीज़ किसी फाइनल स्टेज पे पहुंचेगी तो मुझे यकीन है कि यकीनन हमारे साथियों को एतमाद में लिया जाएगा। मेरे इल्म में नहीं है कि कौन से साथी ने कहा है कि हमें एतमाद में नहीं। खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि जी कल कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। शाह साहब बड़े सीनियर आदमी है, लेकिन ये पार्लिमानी पार्टी का इशू है। मैं क्योंकि पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, लिहाजा मुझे इसकी तफसील का नहीं पता। बट ये मुनासिब भी नहीं होगा और मेरा ख्याल है ऐसा होगा भी नहीं। अभी जब बजट पेश होने से पहले आपको हमारी क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। सारे मेंबरान को तो नहीं लेते, लेकिन क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा, क्योंकि अगर सारी पार्लिमानी पार्टी को अगर एतमाद में लिया जाए तो फिर बजट तजावीज़ खुफिया नहीं रहती, फिर वो खुल जाती है। हाँ, लेकिन कायरा साहब अब तो 2 दिन रह गए बजट में, परसों बजट पेश होना है, तो अगर जाहिर है अगर खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि एतमाद में नहीं लिया गया तो यकीनन नहीं लिया होगा, लेकिन ये कुछ दिन पहले नहीं ले लेना चाहिए था, ताकि अगर उस पर पीपल्स पार्टी की कोई तजावीज़ हैं, उन कोई गुजारिशात हैं, वो पेश हो जाती हैं, उनको शामिल कर लिया जाता। अगर अब एतमाद में लिया जाता है तो ये तो एक महज रस्मी कार्रवाई होगी। पहली बात तो यह है कि मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि मैं पार्लिमानी पार्टी में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। दूसरी बात, ये लाजम नहीं है ना पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा हो तो फिर और बात होती है। दूसरी बात यह है कि एतमाद में मेरा ख्याल है ले लेंगे। तीसरी गुजारिश यह है कि जो भी तजावीज़ पीपल्स पार्टी देगी वो बजट तजावीज़ के अंदर आखिरी वक्त में भी शामिल हो जाएंगी, और अगर बजट प्रेजेंट हो गया तो पास तो नहीं हो जाएगा, वो बाद में भी पास पेश हो जाएंगी या साथ शामिल कर ली जाएगी। ठीक है, सही है। कायरा साहब, एक और पंजाब में हद तक इज्जत का बिल आ गया है जो अब कानून बन गया है, और उसमें जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनका ऑफिशियल मौक़िफ़ ये है, वो ये समझते हैं, ख़ासतौर पर लाहौर प्रेस क्लब और उनका ऑफिशियल मौक़िफ़ ये आया है, वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इस मामले में हुकूमत के साथ मिली हुई थी। उन्होंने इसकी मुखालफत नहीं की, बिल को वापस नहीं भेजा, और वो छुट्टी पर जब गवर्नर साहब गए तो इस पर कायम मकाम जो गवर्नर बने स्पीकर साहब, उन्होंने इस पर दस्तखत कर दिए। वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा थी, इस खेल का। ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। आप हद तक इज्जत बिल को पीपल्स पार्टी इसके बारे में क्या कहती है? क्या समझते हैं कि ये मुतनाज़ बिल है जो कि सहाफ़ी कह रहे हैं? पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि हमारे गवर्नर साहब छुट्टी पे गए थे और उनकी अदम मौजूदगी में ये बिल कायम मकाम गवर्नर ने साइन किया है। बाकी सहाफ़ती तंजीमों को मुतमईन करना तो खासा मुश्किल काम है, वो उनकी अपनी राय है, जो चाहे समझे। मैं क्या कह सकता हूँ? मेरी पार्टी की और मेरी राय इसमें यह है कि ज़बानबंदियाँ नहीं हो सकती। आज़ादी इज़हार राय की मुकम्मल तौर पे आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन दुनिया की कोई आज़ादी ऐसी नहीं है जो जिम्मेदारियों के बगैर। जिम्मेदारी भी बहुत ज़रूरी है। मीडिया को बिल्कुल आज़ादी है कि वो मुकम्मल तौर पे आज़ादाना रिपोर्टिंग करे, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी के साथ करे। ये नहीं हो सकता कि लोगों की पकड़ियाँ उछाल देने के बाद आप कहें कि मुझे तो पता नहीं था, मेरी सोच की खबर थी। ये नहीं हो सकता। आपको अपने ऊपर भी कदगनें लगानी होगी। अगर आप मुआशरे को रूल ऑफ लॉ के तहत लाना चाहते हैं तो फिर सहाफ़ती तंजीमों को अपने लिए भी कुछ जो लाएअमल बनाना होगा। और ये जो बिल पास हुआ है, इसके अंदर अगर कोई सख्ती है, खराबी है, गलती है, तो उसको बैठ के मशावरत से ठीक कर लेना चाहिए। मेरी जमात की भी ये राय है, मुस्लिम लीग के अंदर भी संजीदा तबकात की ये राय है, और सहाफ़ती तंजीमों की भी यही राय है। लेकिन इसके ऊपर अगर कोई बढ़ के मारेगा, अगर कोई ये कहेगा हम नहीं मानेंगे, हम फला कर देंगे, ये ना जमहूरियत है, ना मसले का हल है। बल्कि मसले का हल निकालने के लिए हुकूमत को चाहिए कि वो सहाफ़ती तंजीमों और अपोजिशन की जमातों को भी बिठाए, और सहाफ़ती तंजीमों और अपोजिशन की जमातों को भी ख्याल रखना चाहिए कि ये बिल आपके कहने पे पास हुआ है। ये इसका बड़ा अरसे से मुतालबा सहाफ़ती तंजीमें कर रही थी, क्योंकि आज़ादी सहाफ़त के नाम पे, आज़ादी इज़हार राय के नाम पे
जो तूफान मचा है जो आजादी के नाम पे, उसका सिर्फ शिकार सियासतदान या जज जर्नल नहीं हुए, उसका शिकार साफी भी हुए। लिहाजा हमेशा ये कहा गया आपकी तरफ से भी कि जो हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त कानून है हद के इज्जत का, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, उसको दुरुस्त करना चाहिए, काबिल अमल बनाना चाहिए, उसमें टीथ डालने चाहिए। ये सारा कुछ तो जी साफी भी कहते थे, अदालतें भी कहती थी, सियासतदान भी कहते थे। वो बिल बन गया है, उसमें खराबी है तो उस खराबी को मिल बैठ के दूर किया जाए, लेकिन जो असेंबली का इख्तियार है उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए। कन्विंस करके, मशवरा करके, पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि दुरुस्त हो, लेकिन साफियों से भी गुजारिश है कि आप ये चाहें कि ऐसा कानून बने कि आपकी आज़ादी बहाल रहे और बाकी किसी की नहीं, ये नहीं हो सकता। खैर साहब, इसमें बुनियादी एतराज़ ये है कि जिस दिन ये बिल मंजूर होना था असेंबली से, उस दिन भी सहाफ़ियों से कहा गया कि हाँ ये हम आपसे मुशावरत करते हैं। जब ये सहाफ़ी सारी तंजीमें इकट्ठी होकर वहाँ पर गईं तो फिर अचानक से ये बिल मंजूर कर लिया गया और उनसे मुशावरत का अमल मुकम्मल नहीं किया गया, बल्कि शुरू ही नहीं किया गया। तो बुनियादी एतराज़ ये है कि इसको जिस जल्दबाजी में लाया गया, अगर इस पर मुशावरती सेशन 1-2 हो जाते तो इसमें क्या हर्ज था। और दूसरा जो आपकी पार्टी के हवाले से एतराज़ खुद सहाफ़ती तंजीमों ने उठाया है, वो शायद ये समझते हैं कि जो आपकी टॉप लीडरशिप है उसने उस तरह से मौसर आवाज़ ही नहीं उठाई इस मामले पर, और जिस तरह से उठाई जानी चाहिए थी, तभी वो डाउट कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस मामले में हुकूमत के साथ मिली हुई है। डाउट करने की जरूरत नहीं है। मैं बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं कि आजादी इजहार राय होना चाहिए, लेकिन साथ जिम्मेदारियां होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मुकम्मल तौर पे। मादर पिदर आजादियां ये तो सहाफ़ी मांग भी नहीं रहे। ये कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। नहीं, आपके ख्याल में सर सहाफ़ी जो है, सहाफ़ती तंजीमें क्या मादर पिदर आजादी मांग रही हैं? मैं ये नहीं कह रहा जी सर, मैं कह रहा हूं कि मादर पिदर आजादी ना सहाफत में दी जा सकती है ना सियासत में दी जा सकती है। दुरुस्त बात है। साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जी, आपके कुछ जिम्मेदारियां होती है। क्या एतराज है? मसलन आपने एक रिपोर्ट कर दी, कमर ज़मान कायरा फलां जुर्म करते हुए पकड़ा गया या करप्शन करते हुए पकड़ा गया। अच्छा जी, वो खबर सारे मुल्क में नशर हो गई, मेरे पल्ले कुछ नहीं रहा। आपसे पूछा गया, आपने कहा मेरी तो जराए की खबर थी। अब आपसे पूछते हैं कि भाई वो जराए बता दे, आप कहते हैं जराए नहीं बताऊंगा। जराए भी नहीं बताते, खबर भी झूठी है और जिम्मेदारी भी नहीं लेते, तो ये तो नहीं चलेगा ना जी। हाँ, आपको मुकम्मल तौर पर आजादी इजहार की इजाजत है, आपको लाभ की इजाजत है, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ है। अगर माजी में किसी जगह किसी गवर्नमेंट की तरफ से जो जल्दबाजी की गई, ये बात भी याद रखिए, असेंबली का कोई कानून इस बात की पाबंदी नहीं करता कि वो साफियों से मुशावरत जरूर लो, ये असेंबली का इख्तियार है। हाँ, बेहतर कानून साजी के लिए आपको भी करना चाहिए और अच्छी आराह को ओन करना चाहिए, लेकिन इसमें कतन न वफाकी लेवल पे ना सूबाई लेवल पे किसी स्टेक होल्डर का सिवाय असेंबली के मेंबरान के और मुशावरती अमल नहीं होता। ये कहना कि वो कंपल्सरी है, ऑनेस्टली अनफॉर्चुनेटली नो, लेकिन मुशावरत में शामिल करने के बाद बेहतर लेजिस्लेशन कर लेनी चाहिए और वो रास्ता भी खुला है, बंद नहीं हो गया। हाँ। ये कोई कुरानी सही बात तो नहीं है ना कि वो बिल बन गया तो ठीक नहीं होगा, उसमें खराबियां जो है, और बिल ऐसे ही होते हैं, बिल बनाए जाते हैं, फिर कानून अमल दरामद होता है, उसकी खराबियां होती है, खराबियों को दूर कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो भी एड्रेस होने चाहिए, तो गवर्नमेंट भी तो कह रही है, बैठ के बात करते कर लेनी चाहिए। सही है। कायरा साहब, ये जो आप बात करें वो तो उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है और डिबेट ही नहीं है कि फेक न्यूज़, और फेक न्यूज़ के हवाले से तो ऑलरेडी कानून मौजूद भी हैं। ये जो हद तक का मामला है, इसमें तो अगर आप किसी के बारे में कोई खबर देते हैं, उन्हीं कवानीन को तो आप कहते थे ना वो कानून हद के इज्जत का बड़ा कमजोर है। हाँ। ये सहाफत भी कहती थी, ये अदालत भी कहती कि भाई वो कानून जो है वो जिसकी चाहे कोई पकड़ी उछाल देता है, कोई पूछने वाला नहीं होता, और अगर कोई होता भी है तो जाके उस कानून पे अमल दरामद नहीं होता उसका, तो उसका इलाज निकाले। ये आप ही कहते थे ना भाई, अगर उन्होंने निकाला है तो बिल्कुल दुरुस्त है, हाँ उसमें खामी है तो उस खामी को मिल बैठ के दुरुस्त कर लेना चाहिए। सही है, चलिए आप इस बात से मुत्तफिक है, मिल बैठ के दुरुस्त करना चाहिए, और सहाफियों का मुतालबा भी सिर्फ यही है कि हमारे साथ बैठे, हमारी बात तो सुने, लेकिन मसला ये ना कि बैठने के लिए तैयार नहीं है ना। ये बड़ी असदुल्ला नामुनासिब बात है कि पीपल्स पार्टी के नीयतों पे शक किया जाए। पीपल्स पार्टी के ऊपर हमें शक है कि मिली हुई हुकूमत से क्या लेना है, मिलके हमने हुकूमत से, और क्या लेना है हमने सहाफत की आवाज दबा के। वो जमात जो सदा आपकी आजादियों, इस मुल्क के हर तबके की आजादियों और खास तौर पे
आजादी सहाफत, आजादी इज़हार राय के ऊपर हमेशा बात करती है, उसको भी साथ में लाके कंडेम करना, ये तकलीफदेह बात है यार। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। एक तरफ आपका मौक़िफ़ बिल्कुल काबिल एहतराम है, लेकिन आप ये जो बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी तो हमेशा आवाज़ के साथ खड़ी है। सर एक रिपोर्ट फ्रीडम नेटवर्क की जो है वो हमारे सामने आई है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि सिंध में पीपल्स पार्टी के 5 साल दौरे हुकूमत में, यानी 18 से 23 के दरमियान सहाफ़ियों पर तशद्दुद के 184 वाक़यात हुए और 10 सहाफ़ी मारे गए हैं। और ये रिपोर्ट कहती है कि सिंध जो है सहाफ़ियों के लिए सबसे ख़तरनाक सूबा है। आप इस रिपोर्ट को कितनी हैरत से देखते हैं? यकीनन बड़ी तशवीशनाक है, लेकिन बहुत सारे इससे कई ज्यादा सहाफ़ी KPK में शहीद हुए, कई ज्यादा बलोचिस्तान में हुए, पंजाब में सहाफ़ियों के साथ ज्यादतियां हुई हैं। और ये भी बात है कि सहाफ़ियों के साथ बहुत जुल्म हुए हैं, सहाफ़ियों का कत्ल हुआ है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि बहुत सारे सहाफ़ियों ने अपने हरकत की वजह से मारे खाएंगे। ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है। सही है सर, आप कह रहे हैं कि बाकी सूबों में वो हुआ है, यकीनन हुआ है, लेकिन ये रिपोर्ट ये कहती है कि कंपैरेटिवली बाकी सूबों के निस्बत, सर ये रिपोर्ट ये कहती है कि बाकी सूबों के निस्बत। जी असद एक मिनट जी, मैं ये भी कहता हूँ, मैं साथ अगली बात करता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट में, सिंध के सूबे में अगर हुआ है तो ये बहुत तशवीशनाक है और हमारी सिंध गवर्नमेंट को इसके बारे में देना चाहिए और सहाफ़ियों को मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन देनी चाहिए। और सहाफ़ियों को चाहिए कि वो अपने अंदर ऐसे लोग जो लोगों की जिंदगी गिरन बनाते हैं और फिर खुद अपने अमलों से मार खाते हैं, उनके बारे में भी कुछ सोचें। सही है सर, ये तो विक्टिम ब्लेमिंग एक तरह से हो जाएगी अगर आप, क्योंकि ये आप कह लीजिए, आप इसको इस नाम से ले लीजिए, लेकिन ये होता है। सही है सर। चलिए, अगर कोई सहाफ़ी अप टू द मार्क सहाफत नहीं कर रहा तो जान, तो फिर भी उसकी जाने को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ना कि 10 लोगों की जान ही चली गई। मैं तो कह रहा हूँ हुकूमत सिंध से मुतालबा कर रहा हूँ कि सहाफ़ियों के साथ इंसाफ होना चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए, न सिर्फ सहाफ़ियों को, तमाम तबकात को। लेकिन आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके अंदर भी, और यकीनन ऐसे लोग हैं, सियासत के अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं, तो आपके अंदर जो लोग हैं उनकी आप खुद खुशमाली करें। दुरुस्त बात है। कायरा साहब, आपने जैसे कि खुद कहा अभी कि बाकी तबकात के लिए भी आप हुकूमत से मुतालबा करते हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक 73 अफराद को डकैती मुज़ामत पर सिंध में इस साल में कत्ल किया गया है और MQM इस पर आजकल सरापा एहतजाज है। जब सरापा एहतजाज है तो जवाब में उन्हें बोरीबंद लाशों का ताना दिया गया, आजकल वो फिर उन्होंने वॉकआउट भी कर दिया। तो पीपल्स पार्टी और MQM की हुकूमत के दरमियान भी एक कशीदगी हमें देखने में आ रही है और उसकी बुनियादी वजह भी कराची, सिंध और बिलखुसूस कराची में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल है। डायरेक्टली ब्लेम करेगी तो सिंध के भी लोग सर खामोश नहीं रहेंगे ना, वो भी कहेंगे कि माजी में क्या होता रहा, ये आपके दिए हुए तोहफे हैं, ये वही बीज है जो आपने बोए थे, उसकी शाखें काटी गई, उनके ग्रोथ को रोका गया, लेकिन बहरहाल उसके शाखसाने मौजूद हैं। तो फिर ये बातें तो होंगी अनफॉर्चुनेटली। और MKM जो है वो खुद को तो बेगुनाह समझती है और दूसरों को गुनाहगार। ये रवैया भी काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन कराची में होने वाली जो डकैती की वारदातें हैं उस पर तो तमाम लोग, सिंध की पार्टी भी, पीपल्स पार्टी, बाकी जमातें, हुकूमत भी, सब लोग जो है उस पर मुतफक्कर है और उसके लिए कोशां है। सर MQM के ऊपर जो कदगनें लगी पहली मरतबा जब ऑपरेशन हुआ, यानी हालिया दौर में, ये 2015 की बात है, इस बात को अब तकरीबन 9 साल हो गए। 9 साल में क्या आप अभी भी समझते हैं कि MQM का वो जो मुबैना तौर पर, जैसा कि उनके बारे में कहा जाता है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी बोरेबंद लाशों का इसीलिए उन्हें ताना दिया, तो क्या आपके ख्याल में वो नेटवर्क अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है और पीपल्स पार्टी की मुसलसल जो हुकूमत है वो नाकाम रही है इसका कलाकमा करने में? देखिए, वो नेटवर्क मौजूद है या नहीं है इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, इसके बारे में तो सिंध गवर्नमेंट का वजीर आपको बता सकता है। लेकिन या वहाँ पे ये जराइम तो मौजूद है, जराइम पेशा लोग तो मौजूद हैं। वो किसकी पनाह में है, कौन है, वो पुराने जो रवैये हैं मुआशरे के, उन्हीं के साथ चलते आ रहे हैं, वो अपनी जगह मौजूद है। सिंध गवर्नमेंट बेबस नहीं है, हाँ उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और जहाँ जहाँ उनको मौका मिलता है वो उसका इलाज भी कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज भी उनको सपोर्ट कर रही है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी उनको सपोर्ट कर रही है। बड़ी तकलीफदेह है, बड़े अफसोसनाक है, लेकिन इसका सिर्फ एक जमात को मुर्दे इल्जाम ठहरा देना ये मुनासिब नहीं है। सही है। अच्छा कायरा साहब, अभी हाल ही में 2 ऑर्डिनेंस आए थे, एक तो रिटायर्ड जजेस पर ट्राइब्यूनल लगाने का और एक जो है वो नैब कस्टडी में रिमांड जो है वो 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन करने का ऑर्डिनेंस आया था। पीपल्स पार्टी के अंदर से ही कई रहनुमाओं की तरफ से आवाजें उठी
और उन्होंने कहा कि वो इससे इत्तफाक नहीं करते। ये वाला जो ऑर्डिनेंस है जिसमें नैब कस्टडी में रिमांड को 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन किया गया, पहले 90 दिन हुआ करता था, उस पर तमाम सियासी जमातों को शिकायत थी और फिर कानून साजी की गई, उसको 14 दिन पर लाया गया। दोबारा इसको 40 दिन ले जाने पर आपकी दानिश में क्या हिकमत दिखाई देती है सर? ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ अस्तुल्लाह कि ये पार्लिमानी पार्टी के इश्यूज होते हैं, ये पार्टी के अंदर डिस्कस इस तरह। सर मैं बतौर पॉलिटिशियन आपकी राय जहां तक जी जानना चाह रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ, देखिए कुछ कवानीन वो होते हैं जिनको अप्लाई करने के बाद आपको पता चलता है उसमें सुकम है, उसको दूर किया जाए। उन्होंने अगर ऑर्डिनेंस दिया है और वो ऑर्डिनेंस पीपल्स पार्टी के ही स्पीकर या चेयरमैन सेनेट ने उसको अप्रूव किया है, तो उस पर यकीनन देखा गया होगा कि उसकी क्या रीजनिंग है, रैशनैलिटी है। लेकिन मुझे उसकी तफसील का नहीं पता। वैसे इसके ऊपर पीपल्स पार्टी बड़ा तफसील से, क्योंकि ये काफी दिन हो गए इसको, तो इस पर पीपल्स पार्टी के तर्जमान बड़ा डिटेल अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। सही है सर। और इसी में एक और था, जैसे कि आपने कहा अभी शुरू में हद तक इज्जत पर बात करते हुए आपने कहा कि अगर किसी की कोई हद तक कर ही नहीं रहा, यानी कोई फेक न्यूज़ दे नहीं रहा, तो उसे तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से इसी कानून में एक और तब्दीली लगाई गई है कि अगर कोई किसी पर बदनीयती पर अपनी केस बनाएगा तो पहले उसकी सजा 5 साल थी, अब उसकी सजा को जो है वो कम करके 2 साल कर दिया गया है। आप एज ए सीनियर पॉलिटिशियन क्या समझते हैं ये क्यों किया गया होगा? मेरा ख्याल है जी, नैब कानून में कुछ खामियां थी जिसके ऊपर सब लोग कदगने लगा रहे थे कि ये नैब जो है ये बाकी महकमों को काम करने ही नहीं देता। अब नैब के अंदर गलत केस बनाने पे आपने सजा दे दी और सजा दी 5 साल। मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर 5 साल की सजा के बाद नैब के अफसरान हाथ धर के बैठ जाए कि भाई हमें अगर केस बनाया और केस प्रूव ना हुआ तो फिर 5 साल सजा से बेहतर है हम पीछे हट के बैठ जाए। 5 साल का मतलब है हम तो फिर उम्र सारी जेलों में गुजारेंगे। तो फिर अब गवर्नमेंट को ये भी देखना होता है कि आपने उन महकमों से काम भी लेने हैं। हमने वो कहाँ से लाने हैं, वो लोग कहाँ से लाएंगे? आसमान से कोई मखलूक उतरेगी या किसी और मुल्क से लोग आएंगे? क्योंकि इन्हीं लोगों से काम लेना है। पहले ब्यूरोक्रेसी इस बात पे थी कि जी नैब हर मामले में आके टांग अड़ा देता है, लिहाजा नैब की मौजूदगी में हम काम नहीं कर सकते। अब नैब को पकड़ा है तो नैब कह रहा है कि जनाब 5 साल सजा देनी है, तो फिर हम क्या काम करें? तो इस तरह की कोई सूरत हाल होगी सर। लेकिन काम नैब के लोगों से इस तरह का काम लेना ही क्यों होता है? क्योंकि चंद साल पहले एक रेफरेंस आता है जिसमें यूसुफ रज़ा, सर मैं सवाल अगर मैं सवाल कर लूं, नवाज शरीफ साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी, जरदारी साहब के खिलाफ एक रेफरेंस लाया गया कि गाड़ियां खरीदी हैं जी तोशाखाना से। अब नैब को ख्याल आया है कि नहीं, ये तो तोशाखाना से तो खरीदी नहीं गई, ये तो एक जो ट्रांसपोर्ट पूल होता है वहां से खरीदी गई हैं, और वो रिपोर्ट जो है नैब की अब अदालत में जमा हो गई है, यानी नवाज शरीफ साहब को मासूम करार दे दिया गया। तो किसी उस अफसर से पूछना तो चाहिए ना कि आपने क्यों मलाइन किया एक अच्छे भले सियासतदान को, क्यों उसके ऊपर आपने इस तरह का केस बनाया कि उसने जब गाड़ियां तोशाखाना से ली ही नहीं थी तो क्यों उसको बदनाम किया गया? ये क्यों का जो सवाल है ना, यही जब पूछा जाता है आपसे कि आप गलत रिपोर्ट क्यों करते हैं, तो आप कहते हैं हमारी जमानबंदी होती है। जब हमसे पूछा जाता है कि आप गलत काम क्यों करते हैं, सिफारिशें गलत क्यों करते हैं, हम कहते हैं जी हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। अगर हम उनको कहते हैं, जिनके जज से कहें, अदालत से कहें, वो कहते हैं, तो ये क्यों मुश्किल सा सवाल होता है। हाँ बिल्कुल, हमारे मुल्क के अंदर इदारे गलत इस्तेमाल होते रहे, बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय है नहीं, होते रहे, ये नहीं होना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारे दौर में हमारी कोशिश थी, अटमोस्ट कोशिश थी, इसी वजह से हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था। हम बाकी जमातों से कोशिश कर सकते हैं, आपसे भी, बाकी जमातों से भी, कि भाई ये समल को, इदारों को आज़ादी से अपने पेंडम का, अपने जो स्फीयर उसमें काम करने दें और इसके अंदर मुदाखलत ना करें कानून के मुताबिक। सही है। आखिरी सवाल सर कारे साहब आपसे यह है कि मंजूर वसान साहब ने एक पेशगोई किया और वो कह रहे हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर वज़ीर आज़म असेंबली तहलील कर देंगे। आपको इस दावे की कोई बुनियाद दिखाई देती है? मंजूर वसान साहब मेरे बुजुर्ग हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वो इस तरह की जो टोटके हैं छोड़ते रहते हैं, शोर मेला लगता रहता है, बस उसको इसी तरह समझिए। आप संजीदा नहीं ले रहे इसे? क्या ये संजीदा लेने वाली बात है? क्या ये मुल्क इस अगले 3 महीने बाद एक नए इंतखाब का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या अगला इंतखाब जिन हालात में हो, जो हालात हैं,
अगर फौरी तौर पर किसी नए इंतखाब की तरफ जाए तो स्टेबिलिटी आएगी या मुल्क में एनार्की की तरफ चीजें चली जाएंगी, तो मैं कैसे उसको संजीदा ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। मौजूदा हालात के तनाजुर में हमारे साथ रहिए। आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहते हैं आपको। सर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि बहुत दिन गुजर गए, पुलिस ऑफिशियली उसने कुछ आपको बताया है, क्या पेशरफ्त हुई है उन मुल्जिमान को पकड़ने के लिए जिन्होंने आप पर हमला किया था? आखिरी खबरें आने तक जब से मुझे लगी है वो सो रहे हैं और उनको जगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन वो नहीं उठ रहे। हाँ, उन्होंने अपना जो स्पोक्स पर्सन है उनका, राना सनाउल्लाह जिनका नाम है, उन्होंने टीवी के ऊपर आपके फरमाया था कि जी हमें उनको तलाश करने में, उनको जिनको इन्होंने तलाश करना है, बड़ी मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि उन्होंने मेकअप बहुत ज़्यादा किया हुआ है। ये आखिरी रिपोर्ट है जो एक हफ्ता पहले आखिरी रिपोर्ट है जी, एक हफ्ता पहले आई थी। बाकी वो सो रहे हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है। पेशरफ्त हो रही है वैसे आपके ख्याल में, या मेरे साथ जब से मुझे लगी है ये अभी तक आप देख सकते हैं किसी हुकूमती शख्स ने कोई राब्ता नहीं किया। अच्छा, कोई किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया। आमतौर पर विक्टिम से राब्ता करके उसको बताया जाता है या पूछा जाता है कि आप कि हम ये कर रहे हैं, आपकी इस पर क्या राय है, या कुछ कोई एंगेजमेंट है ही नहीं? आप कह रहे हैं उस सूरत में राब्ता किया जाता है जबकि तलाश करना मकसद हो। अच्छा, जब छुपाना मकसद हो, लोगों को बचाना मकसद हो, तो फिर राब्ता नहीं किया जाता। मैंने पहले दिन ही शायद आपके प्रोग्राम में या बाकी 2-3 प्रोग्राम से मैंने कहा था कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, और मेरे जो फेयर्स थे वो बिल्कुल सच निकले हैं। किसी किस्म की कोई प्रोग्रेस जो है वो नहीं है, इन द सेंस कि मेरे साथ कोई राब्ता नहीं हुआ किसी का। इस तरह के किसी हमले से पहले आपको कोई थ्रेट वगैरह मौजूद था? अब तो खतरा नहीं है? नहीं, थ्रेट तो आपको पता है कि जब एक्चुअली हमला हुआ, जब मैं गया उससे 2 दिन पहले एक टेलीविजन के सामने भी हमला हुआ था। वो तो बाद में मुझे पता चला कि ये भी एक हमला था, फिर ये हुआ था। उसके बाद थ्रेट तो मौजूद है। लोग जो हैं जो कहते हैं कि जी आप एहतियात करें वगैरह, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि जी मेरे साथ किसी ने मुझे कोई डायरेक्टली फ़ोन करके थ्रेटन किया है, और करेंगे भी नहीं क्योंकि उनको पता चल गया कि कैसे उन्होंने पकड़ना है। मैंने तो अपना काम जारी रखा हुआ भाई, मैं तो कर रहा हूँ। सही है। अच्छा रऊफ साहब, आज इलेक्शन कमीशन से एक फैसला आया और वो जो इस्लामाबाद के 3 हलकों का क्या एक ट्राइब्यूनल इस्लामाबाद में चल रहा था, उसकी तब्दीली की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है, यानी ट्राइब्यूनल अब तब्दील हो रहा है। तो इस पे आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्योंकि दूसरी तरफ का मौक़िफ़ यह है कि अगर कोई भी ट्राइब्यूनल हो, कोई भी जज हो, तो वो बहरहाल उन शवाहिद को देखेगा, फॉर्म 45 देखेगा, उसके जवाब में ही फैसला करेगा ना, कोई अपने पास से 45 तो लाकर कर नहीं देगा। वो देख लेंगे, आपके सामने है, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, देख लीजिएगा। ये तो ओपन एंड शट केसेस है तीनों, इनमें तो किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी है ही नहीं। मतलब खोखर साहब ने भी आके 46 और 47 में गवाही दी है कि जी मेरे फॉर्म 45 जो है वो पीटीआई के फॉर्म 45 से मैच करते हैं। किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं रही थी। मेरा खुद मैंने देखा है सारा केस जो स्टडी किया। क्या उसमें गैर ज़रूरी जल्दबाजी का मुजाहरा किया जा रहा था? किसकी तरफ से? अदालत की तरफ से, क्योंकि यही बुनियादी एतराज़ था ना इलेक्शन कमीशन में जाकर। तीनों जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उन्होंने ये कहा, जो एमएनएज हैं उन्होंने कहा कि गैर ज़रूरी जल्दबाजी दिखाई जा रही है। अगर शवाहिद मौजूद हों, क्रेडिबल शवाहिद मौजूद हों, मल्टीपल शवाहिद मौजूद हों, तो क्या जज का ये काम है कि उन शवाहिद के ऊपर बैठ जाए और डिले करे? उनके पास ऐसे क्रेडिबल शवाहिद मौजूद थे कि वो फील करते थे कि उनका फ़ैसला जो है वो बनता है, वो फ़ैसला देने जा रहे थे शवाहिद के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक, कायन के मुताबिक। जो इस वक्त रियासत का जो कानून है, रियासत के जो कारिंदे हैं, रियासत के जो पावर विल्डर्स हैं, उनको कबूल नहीं है। सही है, बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा सर, ये बताएं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो मामला काफ़ी अरसे से अटका हुआ, आज अखबारात में खबरें लगी हुई हैं कि शायद ये JUI को तहरीक इंसाफ देने का फैसला कर रही है। ऐसी बात ज़ेर गौर है, मौलाना गफूर हैदरी का नाम भी चल रहा है। कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। हमने ऑलरेडी अपना जो नॉमिनी है उसका नाम भेज दिया हुआ है। आपको पता है वकास साहब का नाम जा चुका हुआ है हमारी तरफ से। हमें इत्तला ये मिली थी कि अब ये इसको
पार्लियामेंट में लेके जाना चाहते हैं। तो वो उस सिलसिले में मेरे ख्याल बातचीत हो रही है, देखते हैं कि पार्लियामेंट में जाता है या कि जो एक ट्रेडिशन रही है उसके मुताबिक ये अपोजिशन को ये चेयरमैनशिप मिलती है कमेटी की कि नहीं। हमें इससे ज़्यादा कोई पता नहीं है। जहाँ तक आपने हमारे साथ कंसर्न जो सवाल है वो किया है, कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ, बल्कि मेरा ख्याल है कि अभी इस किस्म की कोई बातचीत भी नहीं हो रही। जो अखबारी रिपोर्ट्स हैं उसका दावा यह है कि महमूद अचकज़ई साहब ने और आपकी जो तहफ़्फ़ुज़ तहरीक आइन है उस प्लेटफॉर्म से ये तजवीज़ दी गई है कि मौलाना फजल रहमान को अगर आप लाना चाहते हैं तो उन्हें एक ओहदा जो है वो दे दिया जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और उसी सिलसिले में गफूर हैदरी साहब का नाम फ्लोट हुआ है। कल या परसों हमारी मीटिंग हो रही है, मैं भी उस कमेटी में शामिल हूँ, मैं जाऊँगा। मेरा ख्याल उसके बाद मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके साथ बात कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी अपनी पार्टी के लेवल के ऊपर अभी कोई ऐसी तजवीज़ जो है वो फ्लोट नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब का आपके प्लेटफॉर्म पर आना या आपका उनके प्लेटफॉर्म पर जाना या दोनों का एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना, ये कितना करीब दिखाई दे रहा है आपको? बहुत करीब, बहुत करीब। क्या इस सिलसिले में बहुत करीब। क्या इस सिलसिले में कोई शराइत मौलाना फजल रहमान ने रखी है? वो मैं इस स्टेज के ऊपर नहीं बात शराइत ना बताइए, लेकिन क्या रखी है? नहीं, कोई शराइत नहीं है। तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि एक ताल्लुक जो हमारा रहा है पिछले कई सालों से, वो कोई इतना ज़्यादा क्रेडिबल नहीं रहा हुआ। उसमें बहुत बड़े हालात थे और बहुत बड़ा एक एलिमेंट ऑफ मैसिव एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट था। तो उनको अबूर करने में अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाए तो वो बिल्कुल जायज़ है। तो वो मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। 2 दिन में, मैक्सिमम 2 डेज़ में हमारी मीटिंग है। आपका तो प्रिंसिपल स्टांस रहा था ना कि मौलाना फजल रहमान करप्ट हैं, करप्शन करते हैं। क्या आज पीटीआई का ये स्टांस नहीं है सर? हमने करप्शन के एलिमेंट तो उनके साथ नहीं लगाया, बाकी बहुत सारी चीज़ें चलती थी, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत को फ़रोग़ देने के लिए हमने ये फ़ैसला किया था, खान साहब ने फ़ैसला किया था कि तमाम जमहूरी क़ुव्वतों से हम एंगेज करेंगे। मौलाना साहब से भी एंगेजमेंट जो उसी प्रोजेक्ट की, उसी विजन की एक कड़ी है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो जमहूरियत चाहते हैं इस मुल्क में और उसकी आबियारी करना चाहते हैं, वो उनको हम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आएँ, इकट्ठे हों, मिल के आगे बढ़ें। और मेरा ख्याल है कि ये जो JUIF के साथ हमारा जो मुज़ाकरात हैं वो बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। लेकिन रऊसा, आप नहीं समझते कि मौलाना फजल रहमान साहब ने इलेक्शन से पहले भी और बाद में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ भी एक डील बनाने की कोशिश की, खासतौर पर नून लीग के साथ? जब नहीं बन पाई तो वो अब आपकी तरफ आ रहे हैं। वो उनका कोई प्रिंसिपल स्टांस नहीं मालूम होता, क्या आप ऐसा नहीं समझते? मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि हमारी उनके साथ जितनी भी एंगेजमेंट हुई है, और यही हमारा रोल भी है, हमारी भी कंटेंशन यही है बिल्कुल, और यहाँ कोई एम्बिग्विटी नहीं है दोनों जमातों के स्टैंड में। इसके अलावा वो जमहूरियत चाहते हैं कि जमहूरियत की जो है उसको आगे बढ़ाया जाए, और वो उसी सूरत में होगा जबकि आप आइन को कुलियतन नाफिज करेंगे मुल्क में। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमारा और उनका बिल्कुल एक जैसा स्टांस है, तो इसीलिए ये बातचीत आगे बढ़ रही है। जैसा कि आपने कहा कि बहुत करीब है उनका आना, तो ये जो आपकी पहले से एक प्लेटफॉर्म वजूद पा गया है, उसी का हिस्सा बनेंगे मौलाना? उसी का हिस्सा बनेंगे या कोई और तरीके से आएगा, मैं इस सिलसिले में भी बात नहीं करना चाहता। मैं बात नहीं करना चाहता। खद्दो-खाल अभी वाज़े नहीं है, काफ़ी हद तक वाज़े हो चुके हुए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसको हम इस स्टेज के ऊपर डिस्कस करें। मैंने सिर्फ आपसे अर्ज़ किया कि मुझे यकीन है कि बहुत जल्द ये इत्तेहाद जो है ये मार्ज़ वजूद में आ जाएगा। और उसके अहदाफ क्या होंगे, एजेंडा क्या होगा? आइन की पासदारी, आइन की कुल्लियतन नाफिज करना इस मुल्क में, और आइन के मुताबिक आगे चलना, और तमाम इदारों का अपने आइनी डोमेन में ऑपरेट करना। तो तमाम इदारों। ये तो पहले भी आपका भी मौक़िफ़ है, रास्ता क्या होगा, इसका तरीक़ाकार क्या होगा, ये कैसे इंप्लीमेंट हो सकेगा? वो जब ये हमारी मीटिंग ख़त्म होती है, हो जाएगी जब, तो उसके बाद सब कुछ हम धरने वालने का प्लान करेंगे, धरने जुलूस जलसे? ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिसके बारे में इंसान को पता ना हो, अभी नहीं है। हमारा वैसे तो मूवमेंट आप देखा है कि कल भी हमारे जो है एजिटेशन हुआ है, पंजाब में भी हुआ है, बहुत लोग निकले हैं, आपने देखा होगा। इसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर हमारा इत्तेहाद होगा, वहाँ हम बात करेंगे। इस कानूनी जो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं वहाँ भी हम कोलैबोरेट करेंगे, और अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना पड़ा तो वहाँ भी इकट्ठे जाएंगे। ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अब उसकी एक्चुअल स्पेसिफिक शेप क्या निकलती है वो बातचीत के बाद इस पर जो इस वक्त हुकूमती जमातें हैं, हुकूमती इत्तेहाद है, उनको इस बात पर हैरत है कि मौलाना कहते हैं कि हम इसलिए एहतजाज करने के लिए निकल रहे हैं क्योंकि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है। वो ये कहते हैं कि मैंडेट अगर उनका चोरी हुआ है तो वो तो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है और तो आपने किया है, वरना पंजाब में वो है नहीं, सिंध में वो है नहीं, तो उनका मैंडेट इसके अलावा कहाँ चोरी हुआ? ये कानूनी लड़ाई है। अगर वो फील करते हैं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है तो उनके पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। हम भी उन ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी उन ऑप्शंस को एक्सरसाइज करें। वो भी एक पोलिटिकल पार्टी है, हम भी एक
पॉलिटिकल पार्टी है। हमारा बिल्कुल अगर है स्टांस है तो बिल्कुल उसके जो ऑप्शंस मौजूद हैं उनके मुताबिक आगे बढ़े। लेकिन ये गैर मंतकी से मालूम नहीं होगा जब वो एक आपके प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर कहेंगे कि हमारा मैंडेट चोरी कर लिया गया है और उन्होंने इलेक्शन ही खैबर पख्तूनख्वा में लड़ा है ज्यादा, तो इल्जाम फिर किस पर जाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि इलेक्शन चोरी करने वाले वो लोग हैं जिसका भी हुआ है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसका चोरी हुआ है, बस जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इलेक्शन चोरी हुए हैं, मैंडेट चोरी हुआ है। ये तो इंपॉर्टेंट है, किसने किया? अगर उनकी एक सीट का ऊपर उनको प्रॉब्लम है तो वो चले जाएं। हमारी तो 93 सीट्स हैं जिनके ऊपर हमने पिटिशंस मूव की हुई हैं। दैट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी अनइम्पॉर्टेंट। सबका हुआ है, लेट्स से कि जी सबका हुआ है, सबके पास ऑप्शन है, जाएं। तो ये माने नहीं होना चाहिए हमारे और JOAF के इत्तेहाद के दरमियान। हम अपने अपने डोमेन में रह के, हमारी एंटिटी एक पार्टी है, अपनी खुद पार्टी है, फिर हम इकट्ठे मिलकर भी चलेंगे। अपनी पार्टी होने के नाते अगर हम फील करते हैं कि हमने कोई स्टेप लेना है तो उनको पूरी आज़ादी होगी। इकट्ठे चल के जो हम एजेंडा अपना तय करेंगे उसके मुताबिक आगे चलेंगे। और बेसिक कॉमन जो फैक्टर है वो है पाकिस्तान में आइन का मुकम्मल नफाज और तमाम अदारों का अपने आइनी हदूद में रह के ऑपरेट करना जो है, ये हमारा जो एजेंडा है, ओवरऑल एजेंडा है। इसमें अब इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या निकलेंगी, क्या इसमें हम काम करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो कहना होना बाकी है, वो हो जाएगा। क्या ये बात दुरुस्त है रोज़ साहब के मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात में से एक ये भी है, वो समझते हैं कि PTI के जलसों का कल्चर और हमारे जलसों का कल्चर मैच नहीं करता? अब जुड़ गए हैं मौलाना साहब के ऊपर, मेरा ख्याल है 10 मिनट हो गए उसी को डिस्कस करते करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। करते रहिए। देखिए असद साहब, बहुत सारे अपने परसेप्शंस होते हैं, अपनी पार्टी को एक तरीके से आगे चलाने का एक तरीका होता है, हमारा अपना तरीका है, शायद उनका अलहदा हो। इसी तरह से महमूद खान अशरफ साहब का, अख्तर मैंगल साहब का, फिर इनका भी अलहदा होगा, लेकिन एक कॉमन कॉज के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो ये छोटे छोटे मसाइल हैं ना, ये मीनिंगलेस हो जाते हैं। मेजर प्रॉब्लम इस वक्त है पाकिस्तान में आइन का नफास, पाकिस्तान में आइन का एहतराम। ये इस बड़े मकसद के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। हम छोटी छोटी चीजें मैटर नहीं करती। मकसद बड़ा है तो जो लोग PTI से चले गए थे एक ट्वीट करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उनको वापस लेने में, जैसे फवाद चौधरी साहब है, उन्हें लेने में क्या हर्ज है? इसका कहाँ पैरेलल बनता है? जरा मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, इसका JUIF और PTI का और उनका पैरेलल क्या बनता है? क्यों नहीं बनता? वो तो मौजूद थे। आपके ख्याल में स्ट्रेंथ नहीं हो इसमें? जब खान साहब आएंगे, मैं ऑलरेडी एक बयानिया जारी कर चुका हूँ, वो आएंगे, वो फैसला करेंगे क्या करना है। आई डोंट वांट टू कमेंट फर्दर ऑन दैट। सही है। अच्छा ये बताइए सर कि पिछले दिनों आपने एक राय का इजहार किया, आपने कहा कि हम एक सोशल मीडिया के हवाले से एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और वो स्ट्रैटेजी जो है वो खान साहब के सामने रखी जाएगी, उनसे प्रूव करवाई जाएगी, उसके मुताबिक चले जाएगा। कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बन गई है? खान साहब ने ऑलरेडी, जब लास्ट थर्सडे को लोग मेरे ख्याल ट्यूसडे को मिले थे, उन्होंने उस बारे में बयान दे दिया है। वो आपकी नज़र से गुजरा होगा, हमने भी उसके ऊपर अपना बयानिया जारी कर दिया था। और उसके बाद कोई स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत नहीं वो अगर होगी जरूरत तो हम देखेंगे। ये इंटरनल मैटर्स हैं, ये पब्लिक फोरम के ऊपर नहीं डिस्कस होते, ये इंटरनल मैटर्स हैं, पार्टी मैटर्स हैं। दीज आर पार्टी मैटर्स। इससे जो है वो एक इंपैक्ट आता है पब्लिक के, आपके वोटर के ऊपर, आपके सपोर्टर के ऊपर। नहीं, पार्टी मैटर्स आर नॉट डिस्कस्ड इन पब्लिक फोरम। मेरा बिल्कुल ये रवैया नहीं रहा। पार्टी में जब फैसले होते हैं ना, जब फैसले हो जाते हैं तो वो हम उसको पब्लिक कर देते हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पॉलिटिकल पार्टी। और मैं सबसे पहले करता हूँ, मेरे 3-3, 4-4 बयानियां डेली जारी होते हैं। जब भी पार्टी को फैसला करेगी, फौरी तौर के ऊपर कोर कमेटी की मीटिंग होगी, फौरन बयानिया जारी होगा। पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होगी, बयानिया जारी होगा। कोई और इशू हो, फौरन बयानिया नहीं, मगर वो एक्सरसाइज हुई ही नहीं है। मैं उससे पढ़ने ही नहीं चाहता, ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। दिस इज एन इंटरनल मैटर ऑफ द पार्टी। हम करें ना करें, कब करना है, नहीं करें। आपने खुद ही स्टेटमेंट वो खत्म हो गई ना। उसके बाद खान साहब, आपकी स्टेटमेंट की, उसके बाद खान साहब की बात, उनकी स्टेटमेंट आ गई थी वहां। खान साहब ने कहा कि सोशल मीडिया के लोग हीरो हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, बिल्कुल ठीक, मैं ओन करता हूं जो कुछ किया गया। बिल्कुल ठीक, मतलब यही पॉलिसी। बिल्कुल ठीक। जो खान साहब है, ही इज द चेयरमैन ऑफ द पार्टी, हिज पॉलिसी इज पार्टीज पॉलिसी। तो उसके इस पॉलिसी के नतीजे में जो गड़बड़ हो रही थी या जो खराबियां, कोई गड़बड़ नहीं हुई। एक वीडियो पब्लिक की पोस्ट हो गई आपके प्लेटफॉर्म से, उन्होंने उसके बारे में भी स्टेटमेंट दे दिया। भाई आप देखते नहीं है? मैं देखता हूं, मैंने बताएं क्या कहा उन्होंने। खान साहब ने कहा कि मैंने वो वीडियो देखी नहीं थी, लेकिन मैं इसको ऑन करता हूं। देखिए उन्होंने ये कहा, ये नहीं कहा। दैट इज द रीजन कि आपके सवालात की फाउंडेशन नहीं होती। आप बताइए ना क्या कहा। उन्होंने कहा है कि जो मेरा ट्वीट था मैं उसको ऑन करता हूं, तो यही लेकिन वीडियो मैंने नहीं देखी थी। यही तो मैं कह रहा हूं। नहीं कह रहे आपने, ये नहीं कहा आपने, ये नहीं कहा। रीप्लेट सर, रिप्ले करें, रीप्लेट चले सर। वीडियो मैंने नहीं देखी थी। हाँ। अगर मैं उसको देखता तो उसमें मामूली चेंजेस करता। ये उनकी पूरी स्टेटमेंट है, आप देख लीजिए। हमारा भी बयानिया उस पर जारी हुआ, ठीक है। यू डिड नॉट, लेकिन आपने सवाल चूंकि आपको
ये होया हुआ है, इसलिए आप सवाल कर सर रहे हैं। आप जब शो में आते हैं तो आप पहले से बता दिया करें कि ये सवालात मुझसे ना किए जाए, हम आपसे वो सवाल नहीं करेंगे। मैं तो आप हमेशा ये एतराज उठाते हैं कि ये सवाल क्यों कर रहे हैं, वो आपका सवाल जो क्यों कर जी रहे हैं। चाहता है आप सवाल करें, बस फिर लेकिन आगे भी बढ़े। नाराज क्यों होते हैं? लेकिन आगे भी बढ़े ना, आगे भी बढ़े। नाराज क्वेश्चन आप बता दिया करेंगे मौलाना फजल रहमान, आगे बढ़े। बात होगी, आपने स्टेटमेंट उनकी नहीं पढ़ी थी, उसके बावजूद आपने सवाल करना मुनासिब समझा, ठीक है, अब आगे आप बढ़िए। हमेशा ये फतवा लगाते हैं कि आपने ये नहीं पढ़ा, आपने वो नहीं पढ़ा, और जब मैं कहता हूं कि मैंने पढ़ा है, आपने तो आप कहते नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने नहीं पढ़ा। आप मुझे कैसे झूठ आज तक झूठ का लफ्ज मैंने इस्तेमाल नहीं किया। यही मतलब है ना, आप कह रहे हैं नहीं पढ़ी, मैं कह रहा हूं मैंने पढ़ी, मैं अभी स्टैंड कर रहा हूं, आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड। आपने नहीं पढ़ी, और अगर मैं साबित कर दूं कि मैंने पढ़ी है, आप कीजिएगा, मिल लेते हैं। और अगर मैं भी आपको साबित कर दूं, इस प्रोग्राम के बाद मिल लेते हैं, फिर साबित कर दीजिए आप मुझे। एक मैं ब्रेक ले रहा हूं, आपको वही रिप्ले करके दिखाता हूं जो मैंने कहा है। दिखा कीजिए जी ब्रेक। ब्रेक के बाद हम दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ साहब, साइफर का फैसला है, उस पर चले मैं आगे जाके बात करता हूं। मैं आपको जरा बयान भी सुनाना चाहता हूं ताज़ार साहब का, लेकिन पहले यह आजकल बहुत चर्चा हो रहा है कि महंगाई कम हो गई है, और आदादो शुमार भी बता रहे हैं कि 38% से महंगाई कम होकर 11% पे आ गई है, 12% पे। आप इसका क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो इन फिगर्स को बिलीव ही नहीं करता, और अभी तो मैं चाह रहा हूं कि ये जरा बजट तो आए, उसके बाद देखें कि क्या होता है महंगाई का। क्या दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक्सटेनुअस फैक्टर्स हैं, जो मसलन ऑयल की प्राइस जो है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ड्रॉप ही है, ठीक, तो वो तो लाजमी बात है कि ट्रांसफ़र हो जाता है, बिकॉज हमारी ओपन मार्केट है, उसमें आती है। और पहले जब हम थे तो उस वक्त ऑयल की प्राइस ऊपर जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद हमने उसको कंट्रोल किया हुआ था। दूसरी बात यह है कि जो फिगर्स हैं उनके साथ मुझे आज भी सुबह बात हुई है, हमारी इंटरनल एक मीटिंग होती है, उसमें तो वो कुछ उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। आई थिंक आई हैव सम रिस्पॉन्स दिस इवनिंग, तो उसके बाद करेंगे। लेकिन जो महंगाई आ रही है बजट के बाद, पोस्ट बजट, वो होश रबा होगी, बिकॉज आई नो कि क्या क्या कंडीशनैलिटीज़ लगी हैं, IMF ने लगाई हैं, और क्या क्या कंडीशनैलिटीज़ इन प्रिंसिपल हुकूमत ने मानी है लोन को फैसिलिटेट करने के लिए, जो 8 बिलियन का लोन इन्होंने मांगा। सही है। चलिए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जरा अता तारड़ साहब साइफर के हवाले से, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो क्या कह रहे हैं उस फैसले के हवाले से और किस तरह से मायूसी का इजहार कर रहे हैं, सुन लीजिए। मैं वजीर हूं इस मुल्क का, मेरे पास साइफर आता है और मैं आज डराता हूं आपके सामने कि ये फलां मुल्क से साइफर है, और आप सबको बता देता हूं इसके अंदर क्या लिखा है, या उसको सियासी फायदे के लिए सियाको सबाक से हट के उसको मैं एक्सप्लॉइट करता हूं, तो फिर इसका मतलब है मेरे पे आज के बाद कानून लागू नहीं है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का। साइफर की पूरी दुनिया गवाह है, ऑडियो मौजूद है, हमने इसके साथ खेलना है। देखिए, मैं समझता हूँ ये संगीन करप्शन के केसेस हैं। मैं नहीं समझता कि खान साहब के बाहर आने की मुझे इसमें नजर आती है कोई भी पॉसिबिलिटी। ये 190 मिलियन पाउंड के केस में अगर कोई क्लीन चिट मिलती है, फिर पाकिस्तान के अंदर सब जेलें जो हैं खाली कर। वो कह रहे हैं 190 मिलियन पाउंड के इसमें क्लीन चिट मिलती है, पर सब जेलें खाली कर दें। साइफर देखिए, कोई ऐसे ही नहीं कि निकल आया था। साइफर जब मिला था तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कॉल की गई थी, आपको याद होगा, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप बैठी होती है। ये मीटिंग जो थी खान साहब ने प्रेसिड की थी, और उसमें फैसला हुआ था कि ये पाकिस्तान के मामलात में, इंटरनल मामलात में ग्रेव इंटरफेरेंस है, ये अल्फाज हैं उसके, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के, ग्रेव इंटरफेरेंस है। और दूसरा फैसला हुआ था कि इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग डिमाश जो है वो सर्व की जाएगी, यहाँ भी द अमेरिकन एम्बेसी एंड उधर DC में भी उनकी हुकूमत के साथ। वो हुआ था। उसके बाद खान साहब की हुकूमत रिमूव हो गई थी, और इसके बाद नेक्स्ट जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी वो प्रिजाइड की थी जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, और उसमें प्रीवियस जो खान साहब की चेयरमैनशिप में जो मीटिंग हुई थी उसके जो कंटेंट्स थे, डिसीजंस थे, उनको ऑन किया गया था, और माना गया था कि हाँ ग्रीवियस इंटरफेरेंस हुई है पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में। अब ये हकीकत है, एक ऐसी हकीकत है जिसको कि आप झुटला नहीं सकते हैं। अब उसकी बेसिस के ऊपर अगर खान साहब की हुकूमत दूर होने के बाद, और उसी खान साहब की हुकूमत दूर होने का भी उसमें अंदिया था, वो साइफर में मौजूद था। अगर उन्होंने कहा है कि हुकूमत रिमूव की गई है, तो उसमें कौन सी गद्दारी हो गई है, मुझे नहीं समझ आती। शायद ये लोग बैठ के मुझे समझा सकें कि जी उसमें गद्दारी क्या हुई, अगर एक हकीकत बयानी की गई है। और फिर ये है कि अगर ये मुकदमा चल रहा था असद साहब, तो उस मुकदमे के दौरान साइफर तो पब्लिक एक डॉक्यूमेंट बन चुका हुआ है ना, इंटरसेप्ट ने उसको पब्लिश भी कर दिया था, प्रिंट भी कर दिया था, उसके ऊपर प्रोग्राम्स हो चुके हुए, तो उन्होंने क्यों नहीं अदालत में पेश किया वो साइफर?
तो साइफर का मुकदमा तो बस्ट हुआ है फॉर अलॉन्ग विद अदर रीजंस, यू नो, फॉर दिस के जी जिस बेसिस के ऊपर, जो डॉक्यूमेंट की बेसिस के ऊपर आपने ये सारा मुकदमा खड़ा किया, वो डॉक्यूमेंट अभी तक कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं है। कहते हैं गुम हो गया। तो और 8 कॉपियां होती हैं भाई, बहुत से, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पास तो कॉपी आती नहीं है डायरेक्टली, आई होप ये मतलब आपको पता होगा, फॉरेन ऑफिस में आती है, फॉरेन ऑफिस जो है उसकी कॉपी आगे देता है। इसके अलावा 8 और लोग हैं जिनको कि उनकी कॉपीज मिलते हैं, आप फॉरेन ऑफिस की कॉपी प्रेजेंट कर देते, वहाँ मौजूद है, मेरे पर्सनल इंफॉर्मेशन है कि हाँ मौजूद है, उनकी कॉपी जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, वहाँ आप पेश कर देते। मुझे नहीं समझ आती कि क्यों नहीं पेश की गई। और ये आपको पता है जज साहिबान जो है वो भी पूछते रहे, बार बार पूछा है उन्होंने, मुख्तलिफ पेशियों के ऊपर पूछा है कि जी वो कहाँ है, वो डॉक्यूमेंट कहाँ है जिसकी बेसिस के ऊपर मुकदमा जो है वो आपने खड़ा किया। तो ये तो उसका जवाब तो वही दे सकते हैं ना जिन्होंने ये सवाल उठाए हैं। खान साहब की रिहाई आप कितना समय देख रहे हैं? अगर आप जो लोग इस वक्त हुकूमत जिन्होंने संभाली हुई है, अगर उनके बस का रोक हो तो वो बाहर नहीं आएंगे। इस वक्त खान साहब के ऊपर सिर्फ एक मुकदमा आउटस्टैंडिंग है और उसकी भी जजमेंट आ जानी चाहिए थी, वो है इद्दत का मुकदमा, लेकिन आपको पता क्या हुआ, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। अब उसकी तारीख मेरा ख्याल 7 थी, अब ईद से पहले होता है या ईद के बाद होता है। अब उसमें तो एक और दरखास्त चली गई है ना, कल गुलशन औरंगजेब साहब सुन रहे हैं उससे। जी, वो सारा कुछ होगा, आप देखते हैं कि वो मुकदमा से, अगर ये मुकदमा जो है, ये मियां गुलशन औरंगजेब साहब दरखास्त समाप्त कर रहे हैं कल, मुझे कल का नहीं पता था, आई डिडंट नो, लेकिन मैं अगर अच्छा मैं सोच नहीं है, आप तो पार्टी के सेक्रेटरी हैं, इस पर तो दरखास्त दायर हुई है जी, और दरखास्त ये दायर हुई है कि इसको वापस भेजा जाए, शाहरुख अंजुमन साहब ने जो फैसला महफूज किया हुआ है वही इसको सुनाएं। ये दरखास्त आपकी पार्टी की तरफ से, पार्टी के उस लोगों की तरफ से दायर हुई है। वो मुझे दरखास्त का पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कल सुन रहे हैं वो, मुझे तारीख का नहीं पता था कि जो उसकी कल हियरिंग आई हुई है। तो अगर वो हो जाता है तो उसके बाद टेक्निकली खान साहब को रिलीज हो जाना चाहिए, लेकिन और भी मुकदमे हमें सुन रहे हैं कि बन रहे हैं। अगर वो बन जाते हैं, जैसा कि इन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब के सिलसिले में किया, 7-8 मुकदमे बना दिए, तो अगर वो ना बने होते तो आज शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ गए होते। तो यही सिचुएशन जो खान साहब की भी है, इंटेंशन ये है कि उनको आज़ाद ना किया जाए, लेकिन अब अदालतों के ऊपर मुनहसर है कि वो क्या करते हैं, किस तरीके से फैसला देते हैं। वैसे मेरी ज़ाती राय तो यह है कि उनको अनकरीब बाहर होना चाहिए, ये मेरी ज़ाती राय है, मैं फील करता हूँ, आई सी हिम स्टेपिंग आउट ऑफ द जेल। क्या खान साहब ने कोई ऐसा पैगाम दिया है कि ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, टेम्परेचर को नीचे लाया जाए, टेम्परेचर बहुत ऊपर चला गया है, और तमाम यानी सियासी जमातों के साथ भी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, थोड़ा सा टेम्परेचर को नीचे लाया जाए? देखिए, टेम्परेचर को ऊपर करने की कोई ऐसा कोई एक पॉलिसी नहीं थी। 3 जमातों के बारे में हमने बड़ा एक स्पेसिफिक स्टांस लिया हुआ है, वो वहीं का वहीं है। 3 जमातों के साथ हम एंगेज नहीं करेंगे, बाकी तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ हम एंगेज कर रहे हैं, सबके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप प्रोग्राम के शुरू में आपने JUI को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है, और भी बाकी और भी 2-3 जमातें हैं, उनके साथ भी हम एंगेज्ड हैं। सो होपफुली और जमातें भी ऑन बोर्ड आ जाएंगी, लेकिन उन 3 जमातों के बारे में किसी किस्म की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बिकॉज मैंडेट चोर हैं वो। तो ये हमारा स्टांस था, यही हमारा स्टांस है इस वक्त। आपने हमेशा कहा कि हम सियासी जमातों के साथ बातचीत नहीं करेंगे, जिस पर आपको बहुत तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। आप कहते हैं बात वहीं होगी जहां ताकत है, लेकिन जहां ताकत है वहां से कभी आपको जवाबी खत आया? देखिए असद साहब, आपने कहा सियासी जमातों के साथ बातचीत मतलब नहीं करें, जो हुकूमत में हम सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ, तमाम के साथ एंगेज्ड हैं, तमाम पॉलिटिकल हुकूमती साथ हैं। तो हुकूमती हाथ तो फिर सारी जमातें नहीं कवर करता ना, वो तो 3 जमातें हैं। हाँ, उनके पास शायद सीटें ज्यादा हों क्योंकि उन्हीं के मैंडेट चोरी करके उन्हीं के कशकोल में डाला गया है, तो इसलिए उनके साथ हम एंगेज नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये हमारी पॉलिसी है, बाकियों के साथ, सारों के साथ नहीं। सवाल मेरा यह था कि जिनके साथ आप एंगेज करना चाहते हैं, आप कहते हैं जहां ताकत है वहीं बात होगी, वहां से कभी वहां से कोई जवाब आया? हो जाएगी, जब होनी है हो जाएगी। किस बुनियाद पे पूरी उम्मीद है? मैं बहुत उम्मीद है, मुझे पता है, क्रेडिबल जो एक प्रैग्मेटिक एनालिसिस है मेरा, रियल पॉलिटिक कहते हैं जिसको, वो है एनालिसिस मेरा। उसकी बेसिस के ऊपर बातचीत के अलावा चारा नहीं है। आपने मुल्क को निकालना है कि नहीं इस पावर से? इनसे तो नहीं निकल रही है, तो 3 महीने से आके 1.5 साल से है, ये तो 3 महीने से बैठे हुए हैं ना। ये नई हुकूमत जो आई हुई है, सो कॉल्ड इलेक्टेड हुकूमत, इनसे तो कुछ नहीं हो रहा ना। अभी चीन गए हुए थे, क्या लेके आए वापस? स्वाय 6 पेज के कम्युनिके के, और क्या लेके आए? उसमें सब्सटेंस क्या है? दिस नथिंग। सो प्रेवलेंट तमाम इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं वो कह चुकी हुई हैं कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी उस वक्त तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। ये एक हकीकत भी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है खान साहब की ज़ात के साथ, खान साहब की पार्टिसिपेशन के साथ। सो मुझे यकीन कामिल है कि खान साहब से बात करनी पड़ेगी और खान साहब से बात होगी। और इसका टाइम फ्रेम आप क्या देखते हैं? बहुत जल्दी,
जितनी देर करेंगे उतना ज्यादा मुल्क तबाही की तरफ जाएगा, जितनी जल्दी। आदादा शुमार के मुताबिक तो, हुकूमत के मुताबिक तो बेहतर हो रहा है चीजें, इन्वेस्टमेंट आ रही है, महंगाई कम हो रही है, रिलीफ मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट एट एन ऑल टाइम लो है इस वक्त, डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है मेरे भाई, ऑल टाइम लो इस वक्त इन्वेस्टमेंट है। हर जितनी भी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल बॉडीज हैं वो सब ये कह रही हैं डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है। 3 बड़ी कंपनीज पाकिस्तान से चली गई हैं और कंपनियों की जाने की मतलब बाज़गश्त है। सच है ये नहीं है, आई कांट से मच अबाउट इट, बट डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। सही है, बहुत शुक्रिया राव साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मैं बस जाते जाते वो क्लिप जरूर सुनवाना चाहता हूं जो आपने मुझे चैलेंज किया, आपने कहा कि मैं गलत कह रहा हूं और आप ठीक कह रहे हैं, जबकि मैं भी वही कह रहा था जो आप कह रहे थे। ये क्लिप जरा सुन लीजिए। एक वीडियो पब्लिक की पोस्ट हो गई आपके प्लेटफॉर्म से, उन्होंने उसके बारे में भी स्टेटमेंट दे दिया। भाई आप देखते नहीं है, मैं देखता हूं, बताएं क्या कहा है उन्होंने। खान साहब ने कहा कि मैंने वो वीडियो देखी नहीं थी लेकिन मैं इसको ऑन करता हूं। देखिए उन्होंने ये कहा, ये नहीं कहा। दैट इज द रीजन, यू नो, कि आपके सवालात की फाउंडेशन नहीं होती है। बताइए ना क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जो मेरा ट्वीट था मैं उसको ऑन करता हूं, तो यही लेकिन वीडियो मैंने नहीं देखी थी। यही तो मैं कह रहा हूं। नहीं कह रहे आपने, ये नहीं कहा आपने, ये नहीं कहा। रीप्लेट सर, रीप्ले कर ले, करें, रीप्लेट। साहब ने कहा कि मैंने वो वीडियो देखी नहीं थी लेकिन मैं इसको ऑन करता हूं। साहब ने कहा कि मैंने वो वीडियो देखी नहीं थी लेकिन मैं इसको ऑन करता हूं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।